नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी के सबसे ज्यादा खतरनाक और सबसे ज्यादा भयानक केस के बारे में। तो दोस्तों, नॉर्मली आप लोगों ने सुना होगा कि कई लोग गुस्से में बदला लेने के लिए या आपसी विवाद में एक दूसरे का कत्ल कर देते हैं। लेकिन आज की इस कहानी से आपको पता चलेगा कि कैसे कुछ लोग सबसे पहले लड़कियों को अगवा करते हैं, उनको जान से मारते हैं, उसके बाद उनके साथ दुष्कर्म करते हैं, मतलब मारने के बाद दुष्कर्म करेंगे, और फिर उसके बाद उनको काट काट के कुकर में पका के खाएंगे। जो हिस्सा वो नहीं खा पाएंगे उनको वो पैकेट में भर के कहीं फेंक देंगे। जी हाँ दोस्तों, आज ऐसे ही मैं दो आदमखोरों के बारे में आपको बताऊंगा जो कि एक तरह के सीरियल किलर भी थे और साथ ही साथ आदमखोर आदमी भी थे, जिनको लोगों को मार के खाना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता था। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अंदर तक झकझोर देगी। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि मैं थोड़ा मोटिवेट हो सकूं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी और कुछ सिखाने वाली कहानी लाने के लिए। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज की ये कहानी शुरू होती है यूपी के नोएडा के सेक्टर 31 के निथारी गांव से। तो दोस्तों, इस गांव में एक बच्ची रहती थी जिसका नाम था पायल। उसकी एज लगभग 16-17 साल होगी। तो वो जॉब की तलाश कर रही थी, मतलब उसका परिवार काफी गरीब था। उसके जो फादर थे उनका नाम था नंदलाल। तो वो जो लड़की थी वो सोचती थी कि वो पढ़ाई भी कर लेगी, साथ ही साथ कहीं ना कहीं जॉब भी कर लेगी। तो ये आसपास के इलाकों में जॉब देख रही थी। तो उसको कहीं से पता चलता है कि नोएडा के सेक्टर 31 में ही एक जगह है, एक कोठी है, वहां पे उसको एक जॉब मिल रही है, किसी ने बताया होगा। तो वो अपने घर से रिक्शा करके निकलती है और उसके बाद उस कोठी पे पहुंच जाती है। फिर वहां से वो रिक्शे वाले को बोलती है कि भैया 5 मिनट रुको, मैं एक बार अंदर से जाके आती हूँ, फिर उसके बाद आपको पैसे दूंगी। क्योंकि उसने सोचा होगा कि वो जॉब कंफर्म करके दोबारा उसी रिक्शे से वापस चली जाएगी, क्योंकि जो वो कोठी थी वो थोड़ा आउट एरिया में थी, इसलिए उसको लग रहा था कहीं दूसरा रिक्शा मिले ना मिले। उसके बाद वो लड़की उस रिक्शे से उतरती है और उस कोठी के अंदर चली जाती है। रिक्शे वाला काफी वेट करता है कि अब मैडम आएगी, अब आएगी, लेकिन वो लड़की जो होती है वो आती नहीं है। और रिक्शे वाला सोचता है यार मेरे पैसे का क्या होगा। तो रिक्शे वाला बहुत ज्यादा हिम्मत करके उस कोठी के दरवाजे पे घंटी बजाता है, रिंग बजाता है। तो उस कोठी से थोड़ी देर बाद एक बंदा निकलता है जिसका नाम था सुरेंद्र कोहली, जो कि शायद उस घर का नौकर था। उसके बाद क्या होता है, ये रिक्शे वाला बोलता है कि यहाँ पे एक लड़की आई थी, वो मेरे पैसे दे के नहीं गई। तो वो नौकर था सुरेंद्र कोहली, वो जवाब देता है कि वो लड़की तो कब की निकल चुकी है। तो रिक्शे वाला बोलता नहीं, मेरे सामने तो नहीं निकली। लेकिन फिर जो वो नौकर होता है सुरेंद्र कोहली, तो वो तेजी से बोलने लग जाता है कि यहाँ पे खड़े होने की जरूरत नहीं, यहाँ से चल जा। तो वो रिक्शे वाला आराम से वहां से चला जाता है। तो दोस्तों, उसके बाद क्या होता है कि जो नंदलाल थे, मतलब पायल के पिता थे, वो अपनी बच्ची को काफी खोजने की कोशिश करते हैं, आसपास देखते हैं कि मेरी बेटी अभी जॉब का इंटरव्यू देके आई क्यों नहीं। उसके बाद काफी देखने के बाद जब उस लड़की का, मतलब पायल का पता कहीं नहीं चलता है, उसके बाद नंदलाल, पायल के पिताजी, वो पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहां पे कंप्लेन लिखवाते हैं कि मेरी बेटी इंटरव्यू देने के लिए गई थी, उसके बाद उसका कुछ पता नहीं चला। तो जो पुलिस वाले होते हैं तो पहले तो लड़की की एज पूछते हैं, तो उनके पिता बोलते हैं कि 16-17 साल की है। उसके बाद पुलिस वाले बोलते हैं टेंशन मत लो, कहीं अपने किसी फ्रेंड के साथ गई होगी, आ जाएगी, या हो सकता है तुम्हारी बेटी बड़ी हो गई है, किसी के साथ भाग गई हो। तो नंदलाल बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है, आप कंप्लेन लिखिए। लेकिन पुलिस वाले आनाकानी करते हैं और बोलते हैं हम कंप्लेन अभी नहीं लिखेंगे, थोड़ा हमें वक्त दीजिए। उसके बाद नंदलाल वापस आ जाते हैं, क्योंकि नंदलाल एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे, तो इसलिए आप लोगों को पता ही है कि पुलिस वाले गरीब लोगों की कितनी सुनते हैं। उसके बाद नंदलाल से रहा नहीं जाता, वो सोचता है क्या करूं कैसे अपनी बेटी को ढूंढूं। उसके बाद नंदलाल क्या करता है, आसपास खुद ही पूछताछ करने लग जाता है कि उसकी बेटी कहां गई। बहुत ज्यादा पूछने के बाद उसको पता चलता है कि वो एक रिक्शे में बैठी थी। तो किसी तरह नंदलाल उस रिक्शे वाले को भी ढूंढ लेता है और उससे पूछता है कि मेरी बेटी को तुमने कहां छोड़ा। तो रिक्शे वाला बताता है कि मैंने उसको इस कोठी पे छोड़ा था और फिर उसके बाद वो पैसे भी देके नहीं गई और वापस निकली भी नहीं। उसके बाद नंदलाल को शक हो जाता है कि शायद मेरी बेटी यहीं से गायब हुई है। तो जो रिक्शे वाला होता है वो नंदलाल को उस कोठी के पास ले जाता है और बताता है कि इसी कोठी में गई थी। फिर नंदलाल क्या करता है, वापस पुलिस स्टेशन जाता है और सारी बात पुलिस वालों को बताता है कि ऐसे ऐसे मेरी बेटी यहां से गायब हुई है। उसके बाद पुलिस वाले फिर आनाकानी करते हैं और उसकी कंप्लेन नहीं लिखते। इसके बाद नंदलाल एक वकील करते हैं और फिर उसके बाद वो डायरेक्ट कोर्ट में जाके ये बोलते हैं लिखित में कि पुलिस वाले मेरी कंप्लेन लिख नहीं रहे। उसके बाद आपको पता ही है कि अगर कोई मामला कोर्ट में गया तो पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर सकते। कोर्ट पुलिस वालों को ऑर्डर देती है कि इनकी कंप्लेन लिखो और जांच करो कि आखिरकार ये लड़की कहां गई। इसके अलावा जो भी आप लोग जांच करते हो
वो सारी रिपोर्ट अदालत में आनी चाहिए। उसके बाद पुलिस वाले भी मजबूर हो गए थे, उन्होंने भी जांच शुरू कर दी। पुलिस वाले सबसे पहले उस कोठी के पास जाते हैं तो वहां पे पुलिस वालों को पता चलता है कि इस कोठी में दो बंदे रहते हैं। एक तो जो कोठी का मालिक है मरिंदर सिंह पंडेर उसका नाम है, वैसे तो वो पंजाब रहता है लेकिन बीच बीच में अपने इस कोठी पे आता रहता है। इसके अलावा इस कोठी की देखभाल के लिए इस कोठी में एक परमानेंट बंदा भी रहता है, या कह सकते हैं नौकर भी रहता है। उसका नाम है सुरेंद्र कोहली, जिसने उस रिक्शे वाले से बोला था कि यहां से चले जाओ। उसके बाद पुलिस और भी ज्यादा पूछताछ करती है और थोड़ा केस पे गौर करती है तो वहां पे तो पुलिस वालों को पता चलता है कि इस इलाके से पहले भी बहुत सारी लड़कियां बहुत सारे बच्चे गायब हुए थे, लेकिन इससे पहले जो बच्चे गायब हुए थे उनकी जो एज थी वो थोड़ी कम थी, लेकिन इस बार 16-17 साल की लड़की थोड़ी मतलब बड़ी लड़की गायब हुई थी। और जो आसपास के लोग होते हैं वो भी बोलते हैं कि इस इलाके में आने के बाद बच्चे गायब हो जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, पुलिस वाले जब अच्छे से जांच करते हैं तो उनको पता चलता है कि इस इलाके से 15-20 बच्चे पहले भी गायब हो चुके हैं। तो दोस्तों जो मैं आपको इस केस के बारे में बता रहा हूं ये केस 2006-2007 के आसपास का है, और जो ये बच्चों के गायब होने का सिलसिला है ये 2006 से ही शुरू हो गया था, मतलब जनवरी 2006 से शुरू हुआ था और लगातार ये पूरे साल तक चलता रहा था। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि 7 मई 2006 को पायल गायब हुई, उसके बाद पुलिस जांच शुरू करने लग गई। फिर पुलिस वालों ने उस बंगलों पर रेड किया। रेड करने के बाद पुलिस वालों को वहां पे ज्यादा कुछ मिला नहीं, उन्होंने पूरे बंगले की छानबीन करी ऊपर से नीचे तक, हर जगह देखा, लेकिन उस बंगले में कुछ नहीं मिला। लेकिन फिर इसके बाद क्या होता है कि जिनकी बच्चियां गायब हुई थी साथ में पुलिस वालों के साथ में वो लोग भी आए हुए थे, क्योंकि उनको भी शक था शायद इस कोठी में ही कुछ दिक्कत है। उसके बाद वो सारे बंदे भी कोठी के आसपास घूमने लग गए थे तो एक बंदे को एक चीज मिला, कोठी के साइड में एक नाला गया हुआ था, मतलब कोठी के पीछे खूब बड़ा सा नाला गया हुआ था। तो उनमें से एक बंदे को एक ब्लैक कलर की पॉलिथीन मिली, मतलब एक क्या बहुत सारी पॉलिथीन पड़ी हुई थी। तो उसको शक हुआ कि आखिर इतनी सारी पॉलिथीन क्यों पड़ी हुई है। तो उसने पुलिस वालों से बोला कि यहाँ पे देखो ये पॉलिथीन पड़ी हुई है, एक बार निकाल के देखो इसमें है क्या। पुलिस वालों ने भी क्या किया, एक डंडा लिया और उस पॉलिथीन को निकाला। तो जब पुलिस वाले उस पॉलिथीन को खोलते हैं तो उसमें उनको दिखता है कि इंसान की कटी हुई गर्दन उसके अंदर है, उसके साथ साथ जो पैर के हिस्से होते हैं मतलब तलवे और वो सारी चीजें भी उस पॉलिथीन में पड़ी हुई है। और आप मानोगे नहीं कि 20 से 30 अलग अलग टाइप की पन्नियां मिलती हैं, और हर पन्नी के अंदर किसी में धड़ होता है, किसी में तलवे होते हैं, किसी में हाथ होता है। ये सारी चीजें देख के पुलिस बहुत ज्यादा घबरा जाती है और आसपास ये सारी खबर मीडिया तक पहुंच जाती है और मीडिया भी वहां पहुंच जाती है। उसके बाद क्या होता है, फोरेंसिक डिपार्टमेंट को बुलाया जाता है और उन सारी चीजों को कलेक्ट किया जाता है और फोरेंसिक लैब में भेजा जाता है, क्योंकि पुलिस वालों को ये सारी चीजें मिल गई थी, वो भी कोठी के पीछे से ही। उसके बाद पुलिस वाले इसी चीज पे उन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है, मतलब सुरेंद्र कोहली को और साथ ही साथ मरिंदर सिंह पंडेर को गिरफ्तार कर लेती है और उसके बाद उन दोनों को कस्टडी में ले लेती है। उसके बाद पुलिस वाले उनसे पूछताछ करने की कोशिश करते हैं कि आखिर तुम्हारे घर के पीछे ये क्या हो रहा है, ये लाशें किसकी हैं और किसने काट के फेंकी। तो वो दोनों साफ साफ मना करते हैं कि हमें इस बारे में कुछ नहीं पता। तो पुलिस अपने अलग अलग तरीके से पूछताछ करने की कोशिश करती है, लेकिन वो दोनों कुछ नहीं बोलते। कभी कभी बीच में सुरेंद्र कोहली ये बोलता है कि मुझे नहीं, शायद मेरे मालिक को पता होगी, लेकिन मालिक बोलता है कि मुझे कुछ इस बारे में नहीं पता। तो उस मालिक के बारे में पुलिस वाले बहुत ज्यादा छानबीन करते, तो पुलिस वालों को पता चलता है कि इस मालिक के पास कई सारे दलालों के नंबर है, मतलब जहां से लोग लड़कियां सप्लाई करते हैं या लड़कियां लेते हैं। उसके बाद पुलिस पूछताछ करती है इस बारे में। तो पहले तो जो मालिक होता है वो मना करता है, लेकिन फिर वो लास्ट में बोलता है कि हाँ मैं यहाँ से लड़कियां मंगवाता था, जब मैं अपने बंगले पे आता था कभी छुट्टी होने पे तो मैं लड़कियां यहाँ मंगवाता था और रात भर वो रुकती थी, उसके बाद सुबह चली जाती थी। फिर इसके बाद इस बारे में जब उस कोहली से पूछा गया तो उसने भी यही बात बोली कि हाँ मालिक कभी कभी लड़कियां मंगवाते थे, लेकिन इसके अलावा हम लोगों को कुछ नहीं पता। और मालिक भी यही बात बोलता है कि इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता, बस मेरी इतनी ही गलती है कि मैं लड़कियां मंगवाता था और रात भर वो रहती थी, उसके बाद सुबह चली जाती थी। काफी टाइम तक पूछताछ करने के बाद उन दोनों को अलग अलग कमरे में रखा गया था। तो पुलिस भी अपने अपने तरीके से पूछताछ कर रही थी। तो पुलिस ने कोहली से बोला कि जो तुम्हारा मालिक है उसने सब कुछ बता दिया है, अब तुम भी उगल दो। तो जो कोहली था वो थोड़ा डर गया। उसके बाद उसने जो बातें बताई उसके बाद पुलिस के पैरों के तले से जमीनें जैसे हट गई हो, पुलिस वाले कांपने लग गए। उस बंदे ने कबूल किया कि हाँ मैंने उन सारे लोगों को मारा है जान से, और जान से मारने के बाद उनके साथ रेप किया और फिर उसके बाद उनको कुकर में पका के खा गया, और जो मुझसे नहीं खाया गया उसको मैंने फेंक दिया।
जब पुलिस वाले ये सारी बातें सुनते हैं, कुछ पुलिस वाले तो वहीं पे उल्टी करने लग जाते हैं, कुछ पुलिस वाले खौफ से घबरा जाते हैं कि ये कैसा इंसान है, ये तो आदमखोर है। तो दोस्तों इसके बाद पुलिस वाले अपने सीनियर अफसरों के पास जाते हैं और सारी चीजें बताते हैं कि इस बंदे से पूछताछ करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये इस टाइप का बंदा, इसको देख के हमें थोड़ा डर लग रहा है। तो सीनियर पुलिस वाले उन लोगों को ऑर्डर देते हैं कि पहले तो इसके हाथ वाथ बांध दो, उसके बाद इससे पूछताछ करो। तो सुरेंद्र कोहली शुरू से सारी चीजें बताता है। वो बताता है कि वो लगभग 2003 के आसपास इस कोठी में नौकर के तौर पे लगा था, और जो उसके मालिक थे पंडेर, वो काफी अच्छे थे और अच्छे तरीके से रखते थे। वो बीच बीच में आया करते थे, मतलब 15-20 दिन में एक बार आया करते थे, और उसके बाद वो लड़कियां मंगवाते थे, रात भर वो लड़कियां रहती थी। उसके बाद जो कोहली है वो छुप छुप के अपने मालिक को कमरे में देखता था कि वो लड़कियों के साथ क्या कर रहे हैं। तो कोहली ने बताया कि उसको अंदर से अजीब लगता था, उसका भी मन करता था ये सारी चीजें करने के लिए, लेकिन वो मजबूर था, कुछ कर नहीं सकता था। उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन मालिक ने किसी लड़की को बुलाया दलाल से बोल के, लेकिन वो लड़की नहीं आई। उसके बाद जो उसका मालिक था वो बेचैन हो गया, तो उसने कोहली से बोला कि कहीं से कोई इंतजाम करो किसी लड़की की। तो कोहली ने क्या किया, कहीं से कोई लड़की अपनी उसके बाद कोहली ने क्या किया कि कहीं से कोई लड़की बुलवाई, और फिर उसके बाद वो रात भर रही लड़की। और जब सुबह हुई तो जो वो मालिक था उसने उस नौकर से बोला कि मैं घर जा रहा हूं, इस लड़की को भी ऑटो करके बोल देना ये अपने घर चली जाए। उसके बाद जब मालिक चला गया तो सुरेंद्र कोहली ने उस लड़की से बोला कि मैं भी तुझे पैसे दूंगा, तू भी मेरे साथ ये सब कर। वो लड़की हंस के बोलती है कि तेरे बस की नहीं है, फलाना ढिकाना, उसको ताने देती है। तो सुरेंद्र कोहली को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वो जो चुन्नी का उसका दुपट्टा होता है उसी से उसको कस के मार देता है, और फिर उसके बाद जबरदस्ती, मतलब मरने के बाद उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कर नहीं पाता। शायद उसमें कोई दिक्कत थी, कमी थी शायद से, क्योंकि वो खुद इंटरव्यू में ये बात बोलता है कि मेरे से नहीं हो पाया। उसके बाद क्या होता है, उस लड़की को वो बाथरूम में ले जाता है, काटता है, पीटता है, कुकर में डालता है और बना के खा जाता है। अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि कोई चीज अगर एक बार हम कर लेते हैं, कोई बुरा काम, उसके बाद जो हमारे अंदर का डर होता है वो खत्म हो जाता है। वैसे ही सुरेंद्र कोहली के भी अंदर का डर खत्म हो चुका था और उसके मुंह खून लग चुका था। उसके बाद वो ऐसे ही करने लग गया। वो क्या करता था, अपने मालिक को बिना बताए वो क्या करता, जो आसपास में छोटी छोटी लड़कियां घूमती रहती थी उनको कभी चॉकलेट, कभी किसी चीज का बहाना देके उनको अंदर बुलाता था। उसके बाद उनको जान से मार देता था, उनके साथ फिर दुष्कर्म करने की कोशिश करता था। कोशिश इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि उसने अपने इंटरव्यू में भी बोला कि उससे नहीं हो पाता था। उसके बाद वो उनको काटता था, कुकर में पकाता था, जितना खा पाता था खाता था, और नहीं बाकियों को नाली में फेंक देता था। ऐसे करके लगभग 6-7 महीने सिलसिला चलता रहा। फिर एक दिन क्या हुआ, 7 मई को पायल वहां इंटरव्यू देने आई थी। शायद हो सकता है उसके मालिक को किसी लड़की की जरूरत है या कोई भी रीजन हो सकता है, और उस दिन भी सुरेंद्र कोहली ने ऐसे ही किया। जब मालिक चला गया उसने उस लड़की को बोला उधर देखो। उसके बाद जब लड़की दूसरी तरफ देखने लग गई तो उसके ही दुपट्टे से उसको कस के मार दिया, उसके साथ दुष्कर्म किया, और फिर उसके बाद उसको भी ऐसे ही खा गया। और फिर उसके बाद की कहानी आप लोगों को पता है कि पुलिस वालों ने कैसे छानबीन करी और कैसे करके ये कातिल पकड़ा गया। तो दोस्तों जब फोरेंसिक की रिपोर्ट आती है तो उसमें पता चलता है कि ये 17 बंदों की लाशें हैं, मतलब अलग अलग 17 बंदे जिनको ऐसे नाले में फेंका गया था। सोचिए दोस्तों, 17 बंदों को तो इसने नाले में फेंका था, इसके अलावा 20-25 बंदे गायब हुए थे और पता नहीं कहां का उसने फेंका होगा। तो फोरेंसिक ने बोला कि इन 17 लोगों को इसने ही मारा है अलग अलग तरीके से, किसी को गला घोट के, किसी को दूसरे तरीके से, और हर किसी के कुछ बॉडी पार्ट्स गायब हैं, मतलब उनको वो खा गया। जब पुलिस वालों को, जब अदालत में ये सारी बातें आती हैं तो सब लोग कांप जाते हैं कि कोई इंसान इतना कैसे गिर सकता है, क्या इसको दिमागी प्रॉब्लम है, क्या कोई और दिक्कत है। तो पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि आखिर क्यों तुम इनको खा जाते थे, मान लिया तुमने इनको मार दिया, इनके साथ गलत काम किया, लेकिन खा क्यों जाते थे। तो वो बोलता था कि जब मालिक नई नई लड़कियों को बुलाता था और उनके साथ दुष्कर्म या जो भी करता था तो वो उनको खिड़की से देखता था, तो उसके अंदर का जो शैतान है वो धीरे धीरे बाहर निकलने लग गया। उसको भी लगा कि वो भी लोगों के साथ ये सब करे, लेकिन जब वो लड़कियों के साथ ये सब नहीं कर पाता था तो उसको अंदर से बहुत ज्यादा गुस्सा आता था और गुस्से में वो लोगों को मार के खा जाता था। उसके बाद धीरे धीरे ये भी पता चला कि ये बंदा कहाँ का है। तो दोस्तों जो ये सुरेंद्र कोहली है ये उत्तराखंड का है, और उत्तराखंड में बकायदा इसकी एक फैमिली भी थी जहां पे इसके 2 बच्चे और इसकी वाइफ थी। घर वाले ये सब सुन के बहुत ज्यादा रोने लग गए कि हमारा बच्चा ऐसा नहीं कर सकता, मेरा बेटा तो कमाने गया था और घर पे पैसे भेजता
था, हम लोग इसी के सहारे जिंदा हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद ये सारी चीजें कोर्ट में जाती है और कोर्ट में ये पता चलता है कि जो उस घर का मालिक था मनिंदर सिंह पंडेर, वो इन सारे खून में जिम्मेदार नहीं था। बस उसकी इतनी गलती थी कि वो लड़कियों को बुलाता था और उनके साथ जो भी करता था। लेकिन जो उसका नौकर था उसने ही सारे गुनाह किए थे, उसने ही लोगों को मारा था और उसके बाद उनको खा गया था। फिर उसके बाद ये मामला कोर्ट में कई सालों तक चलता रहा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कोर्ट में कोई भी केस जाता है, अगर सबको पता है कि ये बंदा दोषी है, उसके बाद भी उस केस का फैसला आने में 7-8 साल तो लग ही जाते हैं। वैसे ही इस केस के फैसले में भी कई साल लग चुके हैं और अभी भी पूरा केस सॉल्व नहीं हुआ। 2023 तक भी ये केस अभी तक सॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि इसके ऊपर 17 मर्डर के चार्जेस लगे थे इस नौकर पे। तो एक एक करके हर एक केस पे फैसला आ रहा है। कोर्ट ने लगभग 10 से 12 मामलों में इस बंदे को फांसी की सजा सुनाई है। उसके अलावा कुछ और मामले चल रहे हैं। तो दोस्तों 2010 के आसपास कोर्ट ने इसके फांसी की सजा पे मोहर भी लगा दी थी कि अब इसको फांसी दो, और इसको फांसी देने के लिए दूसरे जेल में ले भी जा रहे थे। लेकिन जो मानव अधिकार के लोग होते हैं, जो संगठन होता है, उन्होंने कोर्ट में ये अपील करी कि उसके ऊपर और भी बहुत सारे केस चल रहे हैं, तो इसको अभी फांसी ना दी जाए। उसके बाद कोर्ट को मजबूरी में फांसी का वो ऑर्डर कैंसिल करना पड़ता है और फिर कोर्ट उसके बाद बोलती है कि जब तक और मामलों में इसको दोषी ना ठहराया जाए या फिर ना पता चले कि ये दोषी है कि नहीं, तब तक फांसी पे स्टे लग गया है। उसके अलावा जो उस घर का मालिक था उसके ऊपर भी केस चलता है, उसको भी कुछ चीजों में सजा मिलती है। लेकिन फिलहाल अभी वो जमानत पे बाहर है और कहां पे अभी किसी को नहीं पता। लेकिन सुरेंद्र कोहली जो है वो अभी जेल में है और अपनी सजा का इंतजार कर रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको इस केस के बारे में कुछ समझ आया। इस केस को निथारी कांड के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा अगर इससे रिलेटेड आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करो यार, आप लोग कमेंट नहीं करते। और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि मैं थोड़ा मोटिवेट हो सकूं आप लोग के लिए और भी अच्छी और बेहतरीन कहानियां लाने के लिए।